हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक और करंट अफेयर सेशन में। आज के इस सेशन में हम फरवरी 2026 मंथ के बैंकिंग फाइनेंस करंट अफेयर का पार्ट फर्स्ट डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग में इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स और पॉलिसी अपडेट्स, सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा अब न्यू बेस ईयर 2024 के अकॉर्डिंग होगा। सीपीआई क्या होता है, इसका यूज क्या होता है, इसमें क्या क्या नए अपडेट्स आए हैं, सारी चीज़ें हम डिटेल में इस वीडियो में समझेंगे। यूपीआई से रिलेटेड भी कुछ अपडेट न्यूज़ में थे। इसके अलावा भी जो इंपॉर्टेंट बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड करंट अफेयर न्यूज़ है वो हम डिटेल में इस वीडियो में कवर करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने बजट 26-27 के कंप्लीट इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स को कवर किया था और आने वाले सेशंस में हम एक स्टैटिक करंट अफेयर की टॉपिक वाइज सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि रिसेंट एग्जाम्स का ट्रेंड क्लियरली इंडिकेट करता है कि जीए सेक्शन में स्टैटिक पोर्शन का वेटेज इंक्रीज हो रहा है। हमारी इस सीरीज का फर्स्ट टॉपिक होगा टॉप 15 गवर्नमेंट स्कीम्स, जहां हर स्कीम्स को हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ कवर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सेशन को लाइक करके शेयर जरूर से कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले सारे बैंकिंग एंड फाइनेंस करंट अफेयर के सेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। दोस्तों, हर दो महीने में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होती है। तो इस साल फरवरी में एमपीसी की 59th नंबर की मीटिंग हुई। तो ये नंबर भी आपको याद रखना है। कई बार पूछ लेता है कि अभी रिसेंट में जो एमपीसी की मीटिंग हुई वो कौन से नंबर की थी। तो अभी रिसेंट में फरवरी 2026 में जो एमपीसी मीटिंग हुई है वो 59th नंबर की थी। और हम ये भी कह सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 जो अभी चल रहा है उसकी ये लास्ट एमपीसी मीटिंग थी, क्योंकि जो नेक्स्ट एमपीसी मीटिंग होगी वो 2 महीने बाद अप्रैल में होगी और 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाएगा। तो वो एमपीसी मीटिंग उस फाइनेंशियल ईयर की फर्स्ट एमपीसी मीटिंग होगी। अब फरवरी की मीटिंग में रेपो रेट में तो कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जानने लायक 6-7 रिफॉर्म लिए गए हैं। सबसे पहले हम इनको एक एक करके देख लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का काम क्या होता है और ये कैसे वर्क करती है। इसके अलावा भी जो भी टेक्निकल टर्म्स है वो हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहला रिफॉर्म जो आरबीआई द्वारा लिया गया है, ई बैंकिंग फ्रॉड में अप टू 25,000 का रिफंड मिलेगा। टर्म्स एंड कंडीशन क्या होगी, रिफंड देगा कौन, तो आरबीआई अपने डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड से 70% कंट्रीब्यूट करेगा। बाकी जो 30% पैसे हैं वो बैंक अपनी पॉकेट से देगा। ऐसा करके जो भी स्कैम हुआ है उसका 25,000 या जितना भी लॉस हुआ उसका 85%, दोनों में से जो भी कम अमाउंट होगा वो आपको मिलेगा। भले ही आपने स्कैमर को ओटीपी शेयर किया हो, बैंक मना नहीं कर सकता कि ये आपकी जिम्मेदारी थी, आपने ओटीपी शेयर क्यों किया, फिर भी आपको रिफंड मिलेगा। लेकिन शर्त क्या होगी कि पूरी जिंदगी में एक व्यक्ति को केवल एक ही बार रिफंड मिलेगा। सेकंड टाइम रिफंड के लिए कोई भी व्यक्ति एलिजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट रिफॉर्म, अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के स्टाफ की ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट के लिए एक मिशन सक्षम लॉन्च किया जाएगा। बैंकों के प्रकार आप जानते हो, एक तरफ होता है कोऑपरेटिव बैंक, दूसरी तरफ होते हैं कमर्शियल बैंक जो कि प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। तो कोऑपरेटिव बैंक सब टॉपिक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, उनके लिए मिशन सक्षम लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट रिफॉर्म, किसान क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड। किसान क्रेडिट कार्ड की अवधि पहले 5 साल होती थी, अब उसको बढ़ा के 6 साल कर दिया है। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम 1998 में शुरू की गई थी। उसी तरह माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस, तो उनको कोलेट्रल फ्री मैक्सिमम कितना लोन मिल सकता है, तो पहले 10 लाख रुपए तक का मिलता था, अब उसको बढ़ा के 20 लाख कर दिया है। जो नए रूल्स है वो अप्रैल 1 2026 से अप्लाई होंगे। नेक्स्ट रिफॉर्म लिया गया है, राइट्स को भी बैंक लोन मिल सकता है। देखिए, आप पैसे इन्वेस्ट करते हो तो वो जाते हैं एक फंड मैनेजर के पास। फंड मैनेजर उन पैसों को शेयर या बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है। अगर सारा पैसा वो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि हाईवे वगैरह बनाने के लिए उधार दे दे और वहां से पैसे वापस आपको रिटर्न निकाल के दे, तो वो सब वे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इनवाइट्स। उसी तरह मान लो एक बड़ा सा बिल्डिंग बना दे, उसमें एक शॉपिंग मॉल या दुकान बना के भाड़े पे दे दे, तो ऐसा एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट भी हो सकता है। तो बैंकर्स पहले इनको लोन नहीं दे सकते थे। इसमें इन्वाइट्स वालों को पहले भी बैंक लोन दे सकता था, अभी भी दे सकता है। तो आरबीआई ने कहा कि अब राइट्स वाले भी बैंक से लोन ले सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट जो आरबीआई ने दिया है, हर साल फरवरी में एक फाइनेंशियल लिटरेसी वीक ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो इस साल 9 फरवरी से हम फाइनेंशियल लिटरेसी वीक शुरू करेंगे, जिसका थीम आपको याद रखना है, केवाईसी और फर्स्ट स्टेप टू सेफ बैंकिंग। अब री केवाईसी करने के जो रूल्स है वो क्या है, जो भी कस्टमर हाई रिस्क वाले हैं उनको एवरी 2 ईयर में रिकेवाईसी करवाना होता है। जो मीडियम रिस्क वाले हैं उनको एवरी 8 ईयर में रिकेवाईसी करवाना होता है। और जो लो रिस्क वाले कस्टमर्स हैं उनको एवरी 10 ईयर में रिकेवाईसी कराना मैंडेटरी होता है।
आरबीआई अपने क्लाइंट्स को और अलग अलग बैंकों को जो शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है उस पे जो ब्याज चार्ज करता है वो होता है रेपो रेट। उसमें तो कोई चेंज नहीं किया गया है, जो पिछले साल था 5.25% उतना ही है। अच्छा, अगले 2 महीने बाद में जब अप्रैल में हम मिलेंगे तो रेपो रेट क्या होगा, उसके लिए आरबीआई ने अपना स्टांस न्यूट्रल दिया है। यानी 2 महीने बाद जब हम मिलेंगे तो रेट कम भी कर सकते हैं, रेट बढ़ा भी सकते हैं, या रेट को सेम भी रख सकते हैं। इसे हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी का न्यूट्रल स्टांस। आरबीआई ऐसा स्टांस तब लेता है जब महंगाई से भी लड़ना उनकी प्रायोरिटी हो और जीडीपी बढ़ाने के लिए लोन सस्ते रखना भी उसकी प्रायोरिटी हो। अगर दोनों चीजें एक साथ उनकी प्रायोरिटी में हो तो आरबीआई को न्यूट्रल स्टांस रखना पड़ता है। एक स्टांस होता है आरबीआई का कैलिब्रेटेड टाइटनिंग स्टांस। इसका मतलब क्या होता है, मान लो अभी रेपो रेट 5.25% है तो 2 महीने बाद में या तो उसको सेम रखेंगे या फिर उसको बढ़ा के 6 कर देंगे। इसको कम करके 4 नहीं करेंगे, मतलब लोन महंगे ही रहेंगे। जब महंगाई से लड़ना आरबीआई की प्रायोरिटी में हो ताकि लोन महंगे रहे, पब्लिक शॉपिंग कम करे और डिमांड कम हो तो दुकानदार भाव कम रखे, इसके लिए आरबीआई रखता है कैलिब्रेटेड टाइटनिंग स्टांस। एक और होता है अकोमोडेटिव स्टांस। आरबीआई के लोन सस्ते रखना प्रायोरिटी में हो ताकि जीडीपी ग्रोथ मिले। तो इसके लिए आरबीआई क्या करता है, अभी रेपो रेट कितना है 5.25%, 2 महीने बाद में या तो उसको सेम रखेगा या फिर उसको कम करेगा, उसको बढ़ाएगा नहीं। अब ये जो भी स्टांस है 2 महीने बाद में जब एमपीसी मीटिंग होगी उसमें आरबीआई के लिए कंपलसरी नहीं है। आरबीआई 2 महीने में जो सिचुएशन रहेगी उसके अकॉर्डिंग वो फैसले को उलट भी सकता है, तो वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग आरबीआई देखता है। अब देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, एमपीसी कैसे वर्क करती है। सरकार अपनी तरफ से जो भी टैक्स बढ़ाए, सब्सिडी दे, ये सब हुए फिस्कल पॉलिसी जो बजट में हमने पढ़ ली थी। आरबीआई अपनी तरफ से जो करता है उसे कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, जिसमें सीआरआर रेपो वगैरह चेंज किए जाते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी का मकसद होता है इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करके इन्फ्लेशन को अपने टारगेट रेंज के अंदर रखना। आरबीआई को गवर्नमेंट की तरफ से इन्फ्लेशन का टारगेट मिला हुआ है कि वो 4% प्लस या -2% की रेंज में उसको रखे, यानी 2 से 6% के बीच में इन्फ्लेशन रेट को रखना गवर्नमेंट की तरफ से आरबीआई को एक टारगेट मिला हुआ है। आरबीआई इन टूल्स की मदद से थोड़ा बहुत रेट चेंज करके, कुछ नए अनाउंसमेंट या रिफॉर्म करके मनी सप्लाई और इन्फ्लेशन टारगेट को कंट्रोल में रखता है। अब देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। उर्जित पटेल कमेटी की रिकमेंडेशन पर आरबीआई एक्ट में 2016 में एक सुधार किया गया। एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनेगी। इस कमेटी में 6 मेंबर होंगे, 3 आरबीआई की तरफ से और 3 गवर्नमेंट की तरफ से। 3 जो आरबीआई की तरफ से होंगे उनमें एक आरबीआई गवर्नर भी होंगे और आरबीआई गवर्नर ही इस कमेटी का चेयरपर्सन होंगे। तो एमपीसी मेंबर्स के नाम भी एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो रिसेंट में एमपीसी मीटिंग हुई उसके मेंबर कौन कौन थे। तो सबसे पहले आरबीआई की तरफ से 3 मेंबर कौन थे। पहले थे आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा, जो कि आरबीआई के 26वें नंबर के गवर्नर है। दूसरे मेंबर जो आरबीआई की तरफ से हमें देखने को मिले, डिप्टी गवर्नर जिनके पास मॉनेटरी पॉलिसी का इंचार्ज है, डॉक्टर पूनम गुप्ता। और तीसरे मेंबर आरबीआई की तरफ से इंद्रनील भट्टाचार्य, जो कि आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। ये 3 मेंबर हो गए आरबीआई की तरफ से। अब देखते हैं गवर्नमेंट की तरफ से 3 मेंबर कौन कौन है। तो पहले हैं मिस्टर नागेश कुमार, दूसरे सुगाता भट्टाचार्य और थर्ड मेंबर है प्रोफेसर राम सिंह। ये 3 मेंबर गवर्नमेंट की तरफ से हो गए। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर जो भी फैसला होता है उसमें वोटिंग कराई जाती है। अगर इन केस वोटिंग टाई हो जाती है, मतलब 3 वोट एक तरफ 3 वोट एक तरफ, तो जो कास्टिंग वोट होता है वो गवर्नर का होता है। फिर गवर्नर जिस तरह वोटिंग करेंगे वही फैसला फाइनल माना जाएगा। अब आपको यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है कि एमपीसी मेंबर्स ओनली रेपो रेट डिसाइड करते हैं। उसके अलावा जो भी रेट्स वगैरह है या फिर कोई अनाउंसमेंट है, कोई रिफॉर्म्स है, वो फैसले ओनली आरबीआई गवर्नर के ही होते हैं। जैसे कि भी 25,000 वाला रिफंड मिलेगा, किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी में कुछ चेंजेस हुए हैं, ये सारे जो भी फैसले हैं ओनली गवर्नर के होते हैं। इसमें एमपीसी मेंबर का कोई रोल नहीं होता है। आई होप इतनी बातें आप सभी को क्लियर होगी। अब फरवरी की मीटिंग में रेपो रेट में तो कोई चेंज नहीं हुआ, बट फिर भी अपन को ये सारी रेट्स एक एक करके समझना पड़ेगा, क्योंकि आगे आने वाली जो एमपीसी मीटिंग्स होगी उसमें ओनली अपन को रेट ही अपडेट करनी पड़ेगी। बाकी चीज़ें अपन यहाँ सारी समझ लेते हैं। सबसे पहला आता है रेपो रेट। जिस रेट पर आरबीआई बैंकों को शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है, यानी 90 दिन से कम के लिए आरबीआई जिस रेट पे बैंकों को लोन देता है, दैट इज रेपो रेट। अभी रेपो रेट कितना है 5.25%। रिवर्स रेपो रेट, जिस रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंकों से शॉर्ट टर्म के लिए पैसे उधार लेता है, जब बैंकों के पास कैश सरप्लस हो जाता है तो बैंक आरबीआई के पास जमा करा सकता है।
ये रेट बैंकिंग सिस्टम में कैश फ्लो और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई का एक टूल है। अभी रिवर्स रेपो रेट कितना है? 3.35%। नेक्स्ट आता है बैंक रेट। अब देखो बैंक रेट और एमएसएफ सेम होते हैं हमेशा। अभी जो बैंक रेट और एमएसएफ कितना है? 5.50%। तो इन तीनों को एक बार एक साथ समझ लेते हैं, रेपो रेट, बैंक रेट और एमएसएफ, क्योंकि तीनों में ही बैंक आरबीआई से उधार लेता है। अगर बैंक आरबीआई से वन डे या ओवरनाइट बेसिस पे लोन लेता है तो उस पर जो रेट लगता है वो होता है एमएसएफ। जबकि बैंक आरबीआई से शॉर्ट टर्म के लिए यानी 90 डेज से कम के लिए उधार लेगा तो वो रेपो रेट पे लेगा, और अगर 90 डेज से ज़्यादा के लिए यानी लॉन्ग टर्म के लिए आरबीआई से उधार ले रहा है तो वो बैंक रेट पे लगेगा। तो अभी रेपो रेट कितना है? 5.25%। बैंक रेट और एमएसएफ कितना है? 5.50%। यानी बैंक रेट और एमएसएफ रेपो रेट से थोड़ा ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है सीआरआर। सीआरआर वो परसेंटेज है जो बैंकों को अपने टोटल डिपॉजिट का कुछ हिस्सा आरबीआई के पास कैश के रूप में रखना होता है। एक होता है एसएलआर। तो एसएलआर बैंकों को खुद के पास रखना होता है, अपनी जो टोटल डिपॉजिट होता है उसका कुछ हिस्सा खुद के पास रखना होता है। एसएलआर पे बैंकों को प्रॉफिट होता है। कैसे? क्योंकि एसएलआर ओनली कैश में नहीं रखना होता है। एसएलआर बैंक कैश में रख सकता है, गोल्ड में रख सकता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सकता है, ट्रेजरी बिल वगैरह उनमें इन्वेस्ट कर सकता है। तो उसमें जो रिटर्न आएगा वो बैंक का प्रॉफिट होगा। तो यहाँ 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। सीआरआर बैंक को आरबीआई के पास रखना होता है, एसएलआर बैंक को खुद के पास रखना होता है। सीआरआर कैश के रूप में होता है, एसएलआर को कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी किसी फॉर्म में रख सकता है। तो एसएलआर पे उसको प्रॉफिट होता है, सीआरआर पे उसको कोई प्रॉफिट नहीं होता। अभी सीआरआर कितना है? 3% और एसएलआर कितना है? 18%। अब देखते हैं जीडीपी ग्रोथ रेट पे आरबीआई ने क्या कहा है। तो जो दिसंबर में एमपीसी मीटिंग हुई थी उसमें जीडीपी फोरकास्ट आरबीआई ने 7.3% किया था। अभी उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया है 7.4%। तो ये एक अपडेट आपको ध्यान रखना है कि अभी जीडीपी फोरकास्ट आरबीआई ने इंक्रीज करके 7.4% किया है। तो अभी हमने फरवरी 2026 की एमपीसी मीटिंग में जो भी इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स आए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, वो हमने डिटेल में समझे। अब एक बार 1 स्लाइड में इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहला अपडेट, आरबीआई ने रेपो रेट में कोई चेंज नहीं किया, 5.25% पे है। अब सारी रेट एक बार देख लेते हैं। रेपो रेट 5.25%, एसटीएफ 5%, एमएसएफ 5.50%, बैंक रेट 5.50%, एमएसएफ और बैंक रेट सेम होता है 5.50%, रिवर्स रेपो रेट 3.35%, सीआरआर 3%, एसएलआर 18%। इसके अलावा आरबीआई ने अपनी नेक्स्ट एमपीसी मीटिंग के लिए अपने स्टांस को न्यूट्रल रखा है। आरबीआई ने जीडीपी ग्रोथ का प्रोजेक्शन फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए जो लास्ट एमपीसी मीटिंग में 7.3% रखा था उसको इंक्रीज करके 7.4% कर दिया है। उसके अलावा क्या क्या रिफॉर्म्स लिए गए? कस्टमर सेफ्टी के लिए डिजिटल फ्रॉड पे अप टू 25,000 का रिफंड मिलेगा। कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए मिशन सक्षम लॉन्च किया जाएगा। तो इस एमपीसी मीटिंग में जो भी अनाउंसमेंट हुए थे ये सारे रिफॉर्म्स के साथ हमने डिटेल में समझे। आई होप इतनी सारी बातें आप सभी को क्लियर है। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास है, राजस्थान का अलवर डिस्ट्रिक्ट इंडिया का पहला डिस्ट्रिक्ट बन गया है जिसने 100% इंश्योरेंस कवरेज को अचीव किया है। और ये माइलस्टोन इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 इनिशिएटिव के अंडर अचीव किया गया है। ये इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ईडई इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया दोनों ने मिलकर इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया था। तो इस न्यूज़ में क्या था? इंडिया का पहला डिस्ट्रिक्ट कौन सा बना है जिसने 100% इंश्योरेंस कवरेज अचीव किया है? तो वो है राजस्थान का अलवर डिस्ट्रिक्ट। अलवर को ये माइलस्टोन अचीव करने में किस कंपनी ने हेल्प की है? वो है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड यूआईएसी, जो कि एक पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी है। कोटक महिंद्रा बैंक इंडिया का पहला कस्टोडियन बैंक बन गया है जिसने फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के थ्रू रजिस्ट्रेशन और अकाउंट ओपनिंग की फैसिलिटी स्टार्ट की है। मतलब अब फॉरेन इन्वेस्टर्स को इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट भेजने की जरूरत नहीं होगी, पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होगा। एफपीआई रजिस्ट्रेशन, अकाउंट ओपनिंग, लाइसेंसिंग प्रोसेस सब कुछ ऑनलाइन और पेपरलेस होगा। ये जो इनिशिएटिव है इसको सेबी ने जनवरी 2026 में स्टार्ट किया था और इसको इम्प्लीमेंट करने वाला पहला बैंक कौन सा बन गया है? तो वो है कोटक महिंद्रा बैंक। DICGC डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, जो कि आरबीआई की एक सब्सिडरी है, अप्रैल 1 2026 से रिस्क बेस्ड प्रीमियम फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस करने जा रही है। इसका मतलब अब डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक के रिस्क लेवल के बेसिस पे डिसाइड होगा।
तो अभी करंट सिस्टम क्या है और इसमें क्या अपडेट है। तो अभी DICGC सभी बैंकों से 12 पैसे पर 100 डिपॉजिट का फ्लैट प्रीमियम चार्ज करता है। नया सिस्टम क्या आया है, अब प्रीमियम रेंज को 8 पैसे से 12 पैसे पर 100 डिपॉजिट रखा गया है। बैंक की रिस्क कैटेगरी के बेसिस पर प्रीमियम डिसाइड होगा। इसमें बैंक्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कैटेगरी फर्स्ट लो रिस्क, इसमें बैंक को 8 पैसे पर 100 रुपीज़ प्रीमियम देना होगा। कैटेगरी बी 10 पैसे पर 100 डिपॉजिट प्रीमियम। कैटेगरी सी 11 पैसे पर 100 डिपॉजिट प्रीमियम। और जो कैटेगरी डी वाले हैं वो सबसे हाई रिस्क वाले बैंक होंगे, उनको 12 पैसे पर 100 डिपॉजिट प्रीमियम देना होगा। तो आपको एक कैटेगरी वाइज जो प्रीमियम है उसको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। कैटेगरी ए के लिए 8 पैसे, कैटेगरी बी के लिए 10 पैसे, कैटेगरी सी के लिए 11 पैसा और कैटेगरी डी के लिए 12 पैसे। DICGC एक्ट 1961 ऑलरेडी सभी बैंकों के लिए अलग अलग प्रीमियम रेट अलाउ करता है, इसलिए ये जो भी चेंज हुआ है ये सारा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंडर ही चेंज हुआ है। DICGC RBI की एक सब्सिडरी है जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। तो आपके लिए इस न्यूज़ में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो पहला है DICGC का जो नया फ्रेमवर्क है वो कब से इफेक्टिव हो रहा है, तो अप्रैल 1 2026 से अप्लाई हो रहा है। उसमें जो प्रीमियम की रेंज है वो कितनी है, 8 पैसे से लेकर 12 पैसे के बीच में। टोटल कितनी कैटेगरी में बैंक्स को डिवाइड किया गया है, तो टोटल 4 कैटेगरी में बैंक्स को डिवाइड किया गया है। सारी कैटेगरीज में जो प्रीमियम है वो देखना है। उसके अलावा जो डिपॉजिट इंश्योरेंस है वो लिमिट कितनी है, तो मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का डिपॉजिट इसमें इंश्योर्ड होता है। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने अपने स्पॉन्सर बैंक पंजाब नेशनल बैंक के साथ मिलकर को ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इसके साथ ही त्रिपुरा ग्रामीण बैंक इंडिया का पहला RRB बन गया है जिसने को ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। साथ ही ये माइलस्टोन अचीव करने वाला PNB स्पॉन्सर्ड 8 RRBs में ये पहला RRB बन गया है। तो आपको याद रखना है इंडिया का पहला RRB जिसने को ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, तो वो कौन सा है, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। RBI ने 6 RRBs के नेम चेंज को नोटिफाई किया है। ये चेंज RBI एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल में रिफ्लेक्ट किया गया है। कौन कौन से बैंक है ये लिस्ट आप देख सकते हो। और ये क्यों किया गया है, क्योंकि रिसेंट में RRBs को मर्ज किया गया था। तो काफ़ी स्टेट में 2-2 या 3-3 RRBs थे, उनको एक में मर्ज किया, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग फिर उन RRBs का नाम चेंज किया गया है। RBI ने 7 RRBs को RBI एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल से बाहर कर दिया है। ये इसलिए किया गया क्योंकि ये बैंक दूसरे बैंकों में मर्ज हो चुके हैं। यानी जब कोई भी बैंक या तो मर्ज हो जाता है या फिर वो एग्जिस्ट नहीं करता तो उसका शेड्यूल बैंक का स्टेटस रिमूव हो जाता है। तो ये लिस्ट आप देख सकते हो 7 बैंक कौन कौन से हैं। RBI ने असम कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक लिमिटेड को RBI एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल में इंक्लूड कर दिया है। सेकेंड शेड्यूल में इंक्लूड होने के बाद अब बैंक को शेड्यूल बैंक स्टेटस मिल गया है। यानी अब बैंक RBI से बोरोइंग ले सकता है। अब बैंक को क्लियरिंग हाउस की मेंबरशिप का बेनिफिट मिलेगा। साथ ही बैंकिंग सिस्टम में बैंक का ट्रस्ट भी इंक्रीज होगा। तो अभी कौन से कोऑपरेटिव बैंक को शेड्यूल बैंक का स्टेटस मिला है, तो वो है असम कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक लिमिटेड। अब किसी भी बैंक के लिए RBI एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल में आने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होता है, तो उसके लिए बैंक को मिनिमम 5 लाख की पेड अप कैपिटल और रिजर्व मेंटेन रखना होता है। साथ ही RBI के जो नॉर्म्स है उसको फॉलो करना होता है। उसके बाद कोई भी बैंक RBI के सेकेंड शेड्यूल में आने के लिए एलिजिबल होता है। रिसेंट में NSDL पेमेंट बैंक लिमिटेड को जुलाई 2025 में सेकेंड शेड्यूल का स्टेटस मिला था। EPFO अप्रैल 2026 में एक न्यू मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने जा रहा है। इस ऐप की मदद से लगभग 8 करोड़ मेंबर्स अपने EPF अमाउंट को इंस्टेंटली UPI के थ्रू विड्रॉल कर सकते हैं। मतलब EPFO का मकसद है PF विड्रॉल को बिल्कुल बैंकिंग ट्रांजैक्शन जैसा सिंपल बनाया जाए। EPFO ने इंडियन पोस्ट पेमेंट के साथ मिलकर एक MOU किया था। वो किसके लिए था, डोर स्टेप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए EPFO ने इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ MOU किया था। अभी रिसेंट में EPFO ने ऑटो सेटलमेंट क्लेम की लिमिट को कितना किया था, तो पहले 1 लाख था, उसको बढ़ा के अभी 5 लाख कर दिया है और ये अमाउंट लगभग 3 दिन में सेटल हो जाता है। तो इस न्यूज़ में आपको क्या याद रखना है, EPFO ने एडवांस क्लेम ऑटो सेटलमेंट लिमिट को कितना कर दिया है, तो 1 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर दिया है।
एक्सिस बैंक ने अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है रूफटॉप सोलर फाइनेंस। ये एक डेडिकेटेड फाइनेंसिंग प्रोडक्ट है। जो एमएसएमईज को कमर्शियल रूफटॉप पर सोलर एनर्जी इंस्टॉल करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट देगा। इसमें लोन अमाउंट कितना है? 10 लाख रुपए से लेके 2 करोड़ रुपए तक का लोन अमाउंट है। तो आपको ध्यान रखना है रूफटॉप सोलर फाइनेंस प्रोडक्ट किस बैंक का है। तो एक्सिस बैंक ने रूफटॉप सोलर फाइनेंस प्रोडक्ट लॉन्च किया है। एसबीआई ने कोलकाता में एक ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस सेंटर लॉन्च किया है जिसका ऑब्जेक्टिव है इनलैंड एंड क्रॉस बॉर्डर ट्रेड प्रोसेसिंग कैपेसिटी को एनहेंस करना, कंप्लायंस टाइम को इम्प्रूव करना, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड बैंकिंग ऑपरेशन अब और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। जुलाई 2025 में एसबीआई ने 2 ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस सेंटर लॉन्च किए थे। एक था कोलकाता, दूसरा था हैदराबाद। तो इस न्यूज़ में आपको क्या याद रखना है कि एसबीआई ने कोलकाता में ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस सेंटर लॉन्च किया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी ने असम के ब्रह्मपुत्र रिवर के अलोंग फ्लड और रिवर बैंक इरोजन मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए $182 मिलियन का एडिशनल लोन अप्रूव किया है। ये लोन एक ऑनगोइंग क्लाइमेट रेजिलेंस प्रोजेक्ट का एक पार्ट है। इस प्रोजेक्ट के लिए एडीबी ने पहले अक्टूबर 2023 में $200 मिलियन अप्रूव किए थे। अब एडिशनल फाइनेंसिंग के बाद टोटल प्रोजेक्ट वैल्यू $487 मिलियन हो गई है। तो आपको याद रखना है कि अभी एडीबी ने असम को $182 मिलियन का लोन अप्रूव किया है। एडीबी का हेडक्वार्टर मनीला में है। स्थापना हुई थी 1966 में। एडीबी के टोटल 60+ मेंबर्स है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक ने एक न्यू कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क अनाउंस किया है जो कि जनवरी 2026 से इफेक्टिव हो गया है। इस फ्रेमवर्क के अंडर वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को अगले 5 साल के लिए एनुअली $8 से $10 बिलियन का फाइनेंसिंग देने का कमिटमेंट दिया है। यानी अभी इंडिया को वर्ल्ड बैंक से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए लॉन्ग टर्म फंडिंग सपोर्ट मिलेगा। ये जो फ्रेमवर्क है वो इंडिया के विकसित भारत 2047 विजन के साथ कनेक्टेड है। इस विजन के तहत 2047 तक इंडिया को एक डेवलप्ड नेशन बनाया जाएगा। तो इस न्यूज़ में हमने क्या देखा? वर्ल्ड बैंक और इंडिया के बीच में एक फाइनेंशियल कमिटमेंट हुआ है जिसका नाम है न्यू कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क, जिसके अंडर वर्ल्ड बैंक अगले 5 साल तक के लिए इंडिया को एनुअली 8 से 10 मिलियन फाइनेंसिंग प्रोवाइड करेगा। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी। वर्ल्ड बैंक के टोटल 189 कंट्रीज मेंबर्स हैं। गवर्नमेंट ने सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के लिए नई सीरीज लॉन्च की है। सीपीआई मापने का नया बेस ईयर 2024 कर दिया है जो पहले 2012 था। जनवरी 2026 में रिटेल इन्फ्लेशन 2.7% रहा है। नए बेस ईयर के अकॉर्डिंग ये पहला डेटा है। पहले समझते हैं सीपीआई होता क्या है, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता क्या है। सीपीआई एक इंडेक्स होता है जो मेजर करता है कि आम लोगों के डेली यूज का सामान और सर्विसेज में कितनी प्राइस इंक्रीज हुई है या कितना डिक्रीज हुआ है। इसको मापते कैसे हैं? तो एक बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बना लेते हैं। अगर आपको डब्ल्यूपीआई यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स निकालना हो तो ओनली गुड्स को डालते हैं, और अगर आपको सीपीआई निकालना हो तो उसमें गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को लिया जाता है। अब सीपीआई निकाला कैसे जाता है? अगर हम हर चीज़ के प्राइस को ऐड करने लगे तो ऐसे तो इकोनॉमी में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो एक स्पेसिफिक गुड्स और सर्विसेज की लिस्ट बना लेते हैं जिसमें हम चेक करते हैं कि किसका प्राइस कितना इंक्रीज हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ है। तो जो न्यू बेस ईयर में हमारे पास टोटल गुड्स एंड सर्विसेज है वो 358 है। उनके प्राइस को हम कैलकुलेट करते हैं और उनके प्राइस के हिसाब से हम फिर निकालते हैं कि देश में कितना इन्फ्लेशन चल रहा है। अब थोड़ा समझ लेते हैं कि इसमें चेंज क्या क्या हुआ है। तो सबसे पहले तो बेस ईयर चेंज हुआ, 2012 से 2024 कर दिया। बास्केट में टोटल आइटम पहले 299 टोटल आइटम थे, अब टोटल 358 आइटम्स हो गए। पहले टोटल 310 टाउन्स से सीपीआई के लिए डेटा कलेक्ट किया जाता था, अब टोटल टाउन्स 434 कर दिए, यानी अब टोटल 434 टाउन से सीपीआई के लिए डेटा कलेक्ट किया जाएगा। अभी रिसेंट में गवर्नमेंट ने कौन कौन से बेस ईयर चेंज किए हैं? तो जीडीपी का बेस ईयर 2011-12 से चेंज करके 2022-23 कर दिया है। आईआईपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन उसका बेस ईयर भी 2011-12 से चेंज करके 2022-23 कर दिया है। और अभी सीपीआई का बेस ईयर 2012 से चेंज करके 2024 कर दिया है।
स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने 3 नए फाइनेंशियल प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। पहला प्रोडक्ट है रेपो लिंक्ड डिजिटल सेविंग अकाउंट। जब भी आरबीआई अपनी रेपो रेट में कोई चेंज करेगा तो तुरंत इस सेविंग अकाउंट की जो इंटरेस्ट रेट है उसमें वो रेट रिफ्लेक्ट करेगा। तो आपको याद रखना है कि रेपो रेट के साथ 100% लिंक सेविंग अकाउंट लॉन्च करने वाला पहला बैंक कौन सा है, तो वो है स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक आपको बता दें स्थापना हुई थी 2016 में। हेडक्वार्टर है गुवाहाटी असम में। सीईओ है रंजन बजाज। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ईडीआई ने री इंश्योरेंस एडवाइजरी कमेटी आरएसी को रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया है। एवी गिरजा कुमार कमेटी के चेयरपर्सन होंगे और कमेटी का टर्नओवर 3 साल का होगा। री इंश्योरेंस एडवाइजरी कमेटी आरएसी का मेन पर्पज क्या है? ये कमेटी ईडीआई को री इंश्योरेंस मैटर पर एडवाइजरी सपोर्ट देगी, री इंश्योरेंस पॉलिसी और फ्रेमवर्क को स्ट्रॉन्ग बनाएगी, रिस्क शेयरिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में स्टेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए ईडीआई की हेल्प करेगी। अब ईडीआई के बारे में थोड़ा स्टैटिक देख लेते हैं। तो ईडीआई की स्थापना 1999 में मल्होत्रा कमेटी की रिकमेंडेशन पर हुई थी। ईडीआई का हेडक्वार्टर हैदराबाद तेलंगाना में है। तो याद रखना इसका हेडक्वार्टर मुंबई में नहीं है, हैदराबाद में है। अभी करंट में ईडीआई के चेयरपर्सन है अजय सेठ। तो ये था हमारा फरवरी 2026 मंथ का बैंकिंग फाइनेंस करंट अफेयर का पार्ट फर्स्ट। अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर से कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले सारे बैंकिंग एंड फाइनेंस करंट अफेयर के वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे।